जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉकेट जिस तरह काम करता है, ठीक है, वीडियो भी उसी तरह रॉकेट की तरह ही है। अगर अब तक आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप सोच रहे हैं कि हम सारे चैप्टर को कैसे कवर करें, तो हम आपको हर चैप्टर से उन टॉपिक को बताने वाले हैं जिनको पढ़कर एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छा करके आओ। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय में आपका स्वागत है। तो ये क्लास 10th सोशल साइंस का मिड टर्म का एग्ज़ाम जो आपका कल होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए एक मास्टर वीडियो या आप कह सकते हैं कि रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि जो अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप इतना हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते। तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जिसका आपको इंतज़ार है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हमारे साथ पूरी वीडियो को अंत तक सुनना है और देखना समझना है कि सिलेबस आप जानते हैं क्लास 10th का जो टर्म फर्स्ट का सिलेबस है वो 4 बुक आपको है, आप सभी जानते हैं। और कितने का पेपर आएगा प्यारे बच्चों? 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। तो 80 नंबर का जब पेपर आएगा तो 4 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि हर बुक से 20-20 नंबर के आएंगे। तो आप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर हिस्ट्री में हमें हमको अगर 3 चैप्टर पढ़ना है तो 20 नंबर के आएंगे। ज्योग्राफी में 4 चैप्टर पढ़ने हैं तो 20 नंबर के आएंगे। पॉलिटिकल साइंस में अगर 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो 20 नंबर के आएंगे। और इको में हम अगर 2 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर की आएगी। तो प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ी फास्ट हो सकती है क्योंकि वीडियो को लंबा करने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। आपको समझना है और उन चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो हम हर चारों बुक में किन किन चैप्टर को सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, आपको इस पर ध्यान देना है। यानी कि इन चारों बुक को पढ़ के आपको 80 नंबर लाना है। तो एक बात और दिमाग में बैठा लें, आपका मेन एग्जाम बोर्ड का एग्जाम है, ये आपका मिड टर्म का एग्जाम है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस एग्ज़ाम के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एग्ज़ाम के आपको नंबर मिलने वाले हैं और आपके इंटरनल नंबर में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट आपका हिस्ट्री का है। नाम है क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक करना जरूर। पहला चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। यानी कि इस चैप्टर से एक एक नंबर की सारी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बच्चों। इसमें आपको पढ़ लेना क्या है कि जिसे 3 नंबर में पूछा सकता है कि 1804 की नागरिक संहिता क्या है, या जिसको नेपोलियन संहिता कहते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। और हाँ, जर्मनी का एकीकरण आपको पढ़ लेना, ये 5 नंबर में अक्सर पूछा जा सकता है, 5 नंबर में, 4 नंबर में या 3 नंबर में भी, ठीक है। और इटली का एकीकरण जरूर पढ़ के जाएँ। सबसे पहले आप एक ऐसा काम करना है प्यारे बच्चों कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, चाहे क्वेश्चन आपको आए या ना क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन करके आना। क्योंकि मैं खुद ही एक टीचर हूँ। अब मैं जब कॉपी चेक करता हूँ बच्चों को, तो अगर जो बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर लिख कर आते हैं उनको नंबर मिलता है, वो बच्चे पास हो जाते हैं, फेल होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन जो बच्चे अगर कॉपी को छोड़ के आते हैं, यानी क्वेश्चन नहीं करके आते हैं, ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं बच्चों, तो उनके लिए समस्या हो जाती है। तो आप खुद समझदार हो कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला है वियना। देखो ये वियना है, वियना हो गया है, इसको वियना कर ले। वियना की संधि या वियना कांग्रेस ये 1815 में हुई थी, इसको जरूर पढ़ लें। हो सकता है कि 3 नंबर में या 1 नंबर में पूछ ले। और एक और है जो प्रतीक सिंबल है, सिंबल तो जरूर पढ़ के जाए। इनमें से तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। सिंबल आपके बुक में बहुत सारी दे रखा है, जैसे दे रखा है कि टूटी हुई बेड़ियां हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी जो सिंबल है कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई महिला तराजू लिए हुए, या तलवार है, या उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है। यानी सारे जो सिंबल है आपकी बुक में दे रखा है, इनको जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। और हाँ, इसमें एक है जूसेफ मेसन, यानी बहुत सारे जो व्यक्ति हैं इनके बारे में पढ़ के जाए, कौन से चित्रकार है, कौन से दार्शनिक हैं, ठीक है। तो जो जूसेफ मेसनी, इनको जरूर पढ़े, क्योंकि इनके जो है ना पेपर में इनके जो द्वारा जो दिए गए जो संगठन है वो जरूर पूछता है। क्या है? इनके 2 भूमिगत संगठन था, एक क्या है यंग इटली और यंग यूरोप, इनको जरूर याद रखें। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि यंग इटली या यंग यूरोप ये किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये जूसेफ मैसनी के द्वारा बच्चों, ठीक है। पिछली बार एग्जाम में अक्सर पूछा था। अब अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है गैरीबाल्डी। द गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का संगठन यानी गठन किया था। कुस्तुनतुनिया की संधि आप याद रखें 1832 में हुई थी। मॉन्टेस्क्यू जो था वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने चलाया था। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो स्टेटमेंट यानी कथन आता है कि पूछा जाता है कि जब फ्रांस छींकता है ना, तो
पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। तो ये कथन किसने कहा था, आपसे यही पूछा जाएगा। तो मेटरनिक का कथन ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ और भी टॉपिक है कि जॉलवेराइन क्या था, तो ये एक जर्मन शुल्क था, ठीक है। इन सारे चैप्टर को पढ़ लीजिए, हमारे समझ से इतना बहुत ही काफ़ी होगा। और ऐसा नहीं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, अब तक कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर में इतना बहुत सारा है, और हाँ, एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे बच्चों, तो जरूर पढ़ लें। ये फास्ट रिवीजन है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आने की संभावना है। चैप्टर सेकंड में हम चलते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ सबको पता होना चाहिए ना, कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और चेतना की भावना राष्ट्रवाद है, ठीक है। और रॉलेट एक्ट जरूर पढ़ लें कि रॉलेट एक्ट क्या है, जिसको काला कानून भी कहते हैं, 1919 में था। यानी किसी भी व्यक्ति पे संदेह की दृष्टि से क्या है, उसको 2 साल तक क्या जेल में डाल देते थे, आपने पढ़ाई होगा। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ के जाना है, तो आपको सभी असहयोग आंदोलन जरूर पढ़ ले बच्चों, और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ ले। यानी इनमें से कोई भी टॉपिक आएगा ना, आप कवर कर लोगे। असहयोग का मतलब सहयोग ना करना, ठीक है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन चला था, आप सभी जानते हैं कि फिर चौरी चौरा की घटना के बाद क्या है, असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि नमक कानून को लेकर महात्मा गांधी जी ने क्या नमक सत्याग्रह यानी कि नमक कानून बनाया था। यानी कि साबरमती आश्रम से इन्होंने क्या है, दांडी मार्ग तक की यात्रा आरंभ किया था, ठीक है। तो इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन जरूर पढ़ लें। और अगला टॉपिक क्या पढ़ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या खिलाफत जो सत्याग्रह, इसके पढ़ ले। और एक बात ध्यान रखें, इस चैप्टर से मानचित्र के आपके क्वेश्चन आएंगे जो सीधे सीधे 2 नंबर दिलाएंगे, तो इसे जरूर पढ़ ले। हमने मैप की वीडियो बना रखी है बच्चों, तो जरूर देखें, ठीक है। और इसमें कांग्रेस के अधिवेशन 3 है मैप में, तीनों को देख लें। और प्रमुख स्थल है, स्थल में क्या है, जलियांवाला बाग है, आपके चौरी चौरा है, और क्या है, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, दांडी है, खेड़ा सत्याग्रह, इनको जरूर पढ़ ले। कांग्रेस अधिवेशन में क्या है कि कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में, नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, और मद्रास अधिवेशन। इनको पढ़ने के बाद आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और हाँ, जलियांवाला बाग की घटना को जरूर याद रखें, ठीक है। ये भी मैप में आ सकता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जैसा मैप में क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको आंसर देना है। हो सकती है कि वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है बच्चों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड चैप्टर की तरह। थर्ड चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, लेकिन आप एक स्टोरी की तरह है, स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी कि भूमंडलीकृत का मतलब होता है क्या, जैसे जब एक देश दूसरे देश के संपर्क में आता है, तो बहुत सारे क्या होता है कि हम एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। जैसे क्या कि एक दूसरे के विचार, व्यापार, संस्कृति, ठीक है। यानी कि फसलों का आदान प्रदान होता है। आपने देखा ना कि जो आलू हम यूज करते हैं या नूडल्स यूज करते हैं, ये भारत की देन नहीं है, क्या अन्य देशों की देन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक दूसरे के देश से संपर्क में आने से कि व्यापार, मुद्रा का, और क्या होता है, संस्कृति का लेन देन होता है, ठीक है। तो भूमंडलीकृत का अर्थ आपको पढ़ना है। और आपको इसके साथ क्या पढ़ना है कि कॉर्न लॉ, ये क्या था कि मक्का पर जो है, मक्का की आयत पर जो बनाया गया था कानून, ये है, ठीक है। अब ब्रेटन वुड से इसको भी पढ़ लेना, रेशम मार्क क्या था इसको भी पढ़ लेना है, ये आपके सैंपल पेपर में दिया गया है, ठीक है। और रिंडर पेस्ट क्या है, मवेशियों में एक फैलने वाली बीमारी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब पहले क्या था कि लोग एक देश दूसरे देश में जाता था, तो अपने साथ क्या है, बीमारी भी ले जाता। जैसे आज कोविड के टाइम पे आप देख रहे हो ना कि कोविड का कोई बाहर से व्यक्ति अगर आ गया तो पूरे एरिया में वो कोविड फैला देता था, पहले भी ऐसे ही था, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं अब भूगोल में क्या क्या पढ़ना है आपको बच्चों। तो भूगोल में आपको पढ़ना क्या है कि सबसे पहले भूगोल में चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब भूगोल की बात आती है तो भूगोल में सबसे पहले संसाधन क्या है, संसाधन जानते हैं ना कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, संसाधन कहते हैं। ये सबसे सरल परिभाषा है, ठीक है। अब इसके प्रकार की जब बात करते हैं तो प्रकार बहुत सारे हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जैव है, अजैव है। जैव यानी कि जो सजीव है, अजैव जो निर्जीव है, ठीक है। यानी इसमें जैव में क्या आ जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, और वनस्पतियाँ। अजैव में पर्वत, पठार इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। कभी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, कोई एग्जाम्पल पूछ देगा कि निम्न में से क्या है, कौन जैव संसाधन नहीं है या कौन सा अजैव संसाधन नहीं है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अगर कहा जा सकता है तो ये है, ये वाला, इसे ना छोड़ना, ठीक है ना। यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आप पेपर उठा के देख लेना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन में, सॉरी इसमें बेटा एक ही हो गया, इसमें चेंज करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हो गया, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अगर बात की जाती है ना, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, या दोनों में डिफरेंट पूछ ले, या नवीकरणीय संसाधन इसके कोई एग्जाम्पल पूछ ले, और नवीकरण इसके एग्जाम्पल पूछ ले। और इसके साथ एक आपको और सतत पोषणी विकास, ये अक्सर पूछता है 1 नंबर में, सतत पोषणी विकास क्या है, यानी कि
यानी संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी बचा रहे। तो ये सतत पोषण विकास है बच्चों, इसको जरूर पढ़ के जाए। और हाँ, एजेंडा 21 क्या है, तो ये क्या है, इसको पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। 1992 में हुआ था, ब्राजील के एक शहर था रियो डी जेनेरियो। इसमें क्या है, जलवायु परिवर्तन पर लेकर कुछ सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन में जो फैसला लिया गया था उसको ही कहते हैं एजेंडा 21। ये दोनों एक ही तरफ है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, और हाँ, इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भू निम्नीकरण के कारण एवं उपाय, यानी कि भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, भूमि की उर्वरता में यानी गुणवत्ता में कमी, यानी किस क्या कारण है कि भूमि की निम्नीकरण के कारण है। और जो कारण को जान लेंगे तो इसके उपाय भी आपको पढ़ लेना, ठीक है। बहुत आसान है, आपकी बुक में दे रखा है प्यारे बच्चों, जरूर पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि सारा हम अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। मिट्टी के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन मिट्टी के प्रकार में आपको जलोढ़ मिट्टी जानना है कि उत्तरी मैदान का निर्माण इससे हुआ है। और ये इसमें दो मिट्टियाँ हैं, बांगर और खादर। बांगर का मतलब होता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर का मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो इसको जरूर पढ़े, बांगर खादर किसके प्रकार है, तो जलोढ़ मिट्टी के, ठीक है बच्चों। चलिए, काली मृदा को जरूर जाने। काली मृदा क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम है, इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। लेटराइट मृदा क्या है, काजू और चाय की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो इतना जरूर पढ़ लें, ठीक है प्यारे बच्चों। चैप्टर टू में क्या पढ़ना, वन और वन्यजीव संसाधन। इसमें वनस्पति की संख्या आपके बुक में दिया है, उसे जरूर पढ़ ले। जीव जंतु की संख्या लगभग करके दिया, उसको जरूर पढ़ ले। और IUCN क्या होता है, इसको जरूर पढ़ ले। और हाँ, भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम थे 1972 में बनाया गया था, इसको जान लें। और प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में बनाया गया था, इसको जानें। और वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसको जरूर जान लें। और आपके सपोर्टिंग मटेरियल में थोड़ा सा ऑप्शन गलत था बच्चों, कन्फ्यूजन नहीं करना आपको है। और हाँ, लुप्त जातियाँ क्या होती है, संकटग्रस्त जातियाँ क्या है, आरक्षित वन क्या होता है, और चिपको आंदोलन जरूर पढ़ लें। ये टॉपिक सेकेंड चैप्टर से आपके प्यारे बच्चों। चैप्टर 3 को देखते हैं, ज्योग्राफी में जल संसाधन। तो जल संसाधन बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान है। आपने पढ़ा होगा कि जल संसाधन क्या है, कि प्राकृतिक संसाधन है, हमें जल को नहीं बचाना, व्यर्थ नहीं करना। आपने बहुत सारे निबंध लिखा होगा जल पे, तो ज़्यादा ना बताकर बस आपको क्या क्या पढ़ लेना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी पहले से, ठीक है। यानी कि जल संरक्षण के उपाय क्या करना है, वर्षा जल के संग्रह को आपको करना है, ठीक है। और सबसे जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, मेन टॉपिक है ये आपका बच्चों, ठीक है। इसको मिस ना करना, ये मिस किया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। यानी क्या है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ और हानियाँ। बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मतलब क्या होता है, जब डैम यानी कि बांध पर जब कोई भी, यानी नदियों में जब कोई डैम या बांध बनाया जाता है तो वो बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। अब उससे नुकसान क्या फ़ायदा क्या, ये जरूर पढ़ लेना। और इस चैप्टर में आपके मैप के क्वेश्चन आएंगे, वो जरूर पढ़ के जाएँ। यानी कि जो डैम है, बांध जो है वो कहाँ है, ठीक है। और हाँ, एक बात और, इसमें कुछ स्टेटमेंट है कि बांध को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, पूछे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और अगला चैप्टर है कृषि। कृषि बहुत, देखो इसमें भी 3 नंबर वाले 1 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। ऋतुओं के आधार पर कृषि के प्रकार क्या क्या है, 3 है, ठीक है। क्या है बच्चों, ध्यान देना है कि आपको क्या करना है कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इसको देख लेना, ठीक है। आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल ये जरूर पढ़ के जाना है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर इसको आपने छोड़ दिया ना तो आपको नंबर चले जाएंगे, फिर हमसे मत करना कि मंत्रा सर ने नहीं बताया। तो रबी की फसल में आपको याद कर लेना है, गेहूँ है, जौ है, मटर है, सरसों और चना इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। खरीफ की फसल में धान है, बाजरा, अरहर, मक्का, गन्ना। देखो ये जरूरी सबसे है, फसल जरूर पूछेगा। अब बाकी आप ये कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसको जरूर एक बार देख ले कि हाँ बोई भी कब जाती है। जैसे रबी की जो फसल है ये क्या अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बुआई होती है, और अप्रैल से जून के महीने में इसकी कटाई होती है, ठीक है। और खरीफ की फसल जो है ये क्या मई से जून के महीने में बोई जाती है, और इसकी जो कटाई कब होती है, सितंबर से अक्टूबर के महीने तक होती है। और ये जो जायद की फसल है इसकी बुवाई कब होती है, अप्रैल से जून के महीने में बोई जाती है, ठीक है बच्चों। इतना पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। और अगले जो है रोपड़ की फसलें। रोपड़ की फसलें कौन कौन सी, इसको देख लेंगे। चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना, केला इत्यादि, यानी जिसको रोपा जाता है, ठीक है। और तिलहन की फसलें, यानी जिससे तेल निकालते हैं, बहुत सारी तिलहन है, ठीक है। तो बहुत सारे पढ़ लीजिए, आपकी देखा ना कि सरसों है, सोयाबीन, सूरजमुखी है, अरंडी है, यानी बुक आपकी किताब में देखा बहुत सारी इधर का तिलहन, हमने PDF भी बना रखा है, ठीक है। और मोटी अनाज क्या होता है, ज्वार है, बाजरा, रागी है, इसको भी देख लीजिए। दलहन फसलें, यानी कि जो दाल वाली फसलें हैं उसको भी जरूर देख लीजिए। कर्तन दहन, यानी कि कर्तन दहन क्या होता है कि कृषि की एक पुरानी पद्धति होता है, जिसमें क्या होता है कि पेड़ों को काट कर लोग क्या उसकी राख को फिर उसको जला देते हैं, और उसकी राख को पूरे खेत में फैला देते हैं, और फिर क्या होता है उसको वहाँ पर खेती करते हैं जब तक वहाँ पर फसल पैदा हो रही है। फिर इसके बाद उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, इसको झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इस झूम खेती को क्या है,
भारत में अलग अलग नाम से जानते हैं, अब इसमें भी अलग अलग नाम से जानते हैं, तो इसको जरूर पढ़ ले, ठीक है। आपके सैम्पल पेपर में ये सारे क्वेश्चन दिया है बच्चों। चलते हैं अब हम देखिए अगली बुक को कवर करते हैं, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है कि सत्ता की साझेदारी, ठीक है बच्चों। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात आप भूल गए, वीडियो को लाइक करना भूल गए और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखिए, इसमें सत्ता की साझेदारी चैप्टर पहला है। तो जब आप शुरू में चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, तो इसमें क्या है, दो देशों के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका के बारे में। तो बेल्जियम में आपने देखा कि दो, एक बहुसंख्यक है यानी जिनकी संख्या है जो डच वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक और फ्रेंच है, ठीक है। और बेल्जियम की राजधानी की बात करते हैं तो बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है, इसको भी आप जरूर जान लें, ठीक है। ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। श्रीलंका की बात है, श्रीलंका में जो बहुसंख्यक है वो सिंगली है, और अल्पसंख्यक में आपकी तमिल। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था हमारे पास कि सर वहाँ पर तो जो अल्पसंख्यक तो वो ईसाई है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि देखो अल्पसंख्यक ईसाई हो जो सबसे कम हो, यानी सिंगली की बात जितनी भी है वो सारे अल्पसंख्यक, लेकिन यहाँ पर तमिलों को बताना जो मेन आपका, ठीक है बच्चों। और जो श्रीलंका था वो स्वतंत्र राष्ट्र बना था, कब बना था, 1948 में, इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, और मेन आपका यहाँ पर है सत्ता की साझेदारी, तो वो तीन कई रूपों में है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि सरकार के स्तर के आधार पर, स्तर मतलब कि ऊपर से नीचे तक, ठीक है। कौन कौन से है, केंद्र है सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। चलिए अगला है सत्ता का क्षैतिज वितरण, जिसको हम सरकार के अंगों के बीच में हम वितरण कर सकते हैं, जिसमें क्या है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं बच्चों, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में क्या सत्ता का बंटवारा है। और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में भी क्या सत्ता का बंटवारा है। और अगला विभिन्न दबाव समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा, ठीक है बच्चों। अगला चैप्टर यहाँ पर है संघवाद। संघवाद देखिए, संघवाद होता क्या है बच्चों, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होती है उसे हम संघवाद कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर पढ़ना है ना, तो 3 नंबर के क्वेश्चन जो यहाँ पर है, सूचियाँ। सूचियाँ क्या होता है कि यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन सी 3 प्रकार की सूची यहाँ पर है, जब बात करते हैं तो सूची 3 प्रकार की। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि संघ सूची। संघ सूची है, अब इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है। और इसमें विषय क्या है, विषय ही पूछता है आपसे, ठीक है। और याद रखें कि संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें कौन कौन सी विषय है, प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ठीक है। आपको क्या एग्जाम्पल दे देगा कि निम्न में से संघ सूची के विषय है या नहीं है, तो सबको पता होना चाहिए। राज्य सूची ठीक इसी प्रकार से, तो राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार जो है, यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। विषय क्या है, पुलिस है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये किसमें है, समवर्ती सूची के विषय हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी, राज्य सूची के विषय है। समवर्ती सूची में यानी कि उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। विषय कौन से हैं, शिक्षा है, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये अवशिष्ट सूची के विषय हैं। यानी इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों को। लेकिन ध्यान देना है कि किसी भी अगर विषय पर यानी कानून को लेकर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून को क्या है, मान्यता मिलेगी, ठीक है। और हाँ, कुछ ऐसे भी जो विषय रह गए थे कि ये सूची बनने के बाद अगर आए थे तो उनको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है, ठीक है। तो इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे कंप्यूटर या संचार के विषय हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ और टॉपिक इसमें है, जैसे कि साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है कि साथ आकर संघ बनाने का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। साथ लेकर संघ बनाने का एग्जाम्पल भारत है, आपके जापान है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर 4 आपके पॉलिटिकल का, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा, जाति धर्म लैंगिक मसले वाला है। तो आपको नारीवाद की परिभाषा आपको याद कर लेना है, यानी कि बहुत सारी इसमें चीज़ें बताया गया कि भाई लड़के लड़कियों में भेदभाव क्यों किया जाता है, लड़कों को क्या अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है या उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लड़कियों पे कम किया जाता है, और लड़कों और लड़कियों को क्या है, उनके सबसे पहले कि घर में ही भेदभाव किया जाता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो लड़कियों को गुड़िया खेलने दे दिया जाता है, लड़कों को बंदूक दे दिया जाता है, यानी कि हम उनकी रुचि शुरू से ही क्या है बना देते हैं कि भेदभाव की प्रतीक ही लड़के का गिर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बच्चे लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लड़कियों को क्या कहते हैं कि लड़की तुम्हारा काम घर में खाना बनाना है। ऐसा नहीं कि जो खाना बनाना है या सिलाई करना है केवल महिलाएं ही जानती हैं, पुरुष भी जानते हैं, लेकिन अगर वही काम घर के बाहर अगर होता है तो पुरुष वो करते हैं क्योंकि उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारी स्टोरी ही आपको पढ़ लेना है, अगर पेपर में आएगा तो ऐसे बना के लिख लेना बच्चों, ठीक है। लेकिन मेन फोकस नारीवाद पे करना आपको। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार 1 नंबर में भी अगर ऐसा आ सकता है। और राजनीति के बारे में जब देखोगे ना, तो जाति की भूमिका क्या है, धर्म की भूमिका और लिंग की भूमिका है, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना बच्चों, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है।
चलते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर में। इकोनॉमिक्स चैप्टर जो पहला है विकास। विकास तो जानते ही ना कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी व्यक्तियों के अलग अलग विकास के जो लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ परिभाषा है आपको पढ़ लेना है, इसमें से क्या क्या परिभाषा है कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है, साक्षरता दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं। जब कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो ये प्रति व्यक्ति आय या जिसको औसत आय कहते हैं ये निकल कर आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जीडीपी भी पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड चैप्टर में पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर के इसमें से आएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो इनको जरूर पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ दिया कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे कृषि है, मत्स्य पालन, डेयरी, सारे जो टॉपिक है बहुत सारे जो आपके किस पे है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र यानी कि जो उद्योग हो गया, फैक्ट्री, इसमें आ जाएगी। तृतीय क्षेत्र में क्या है, सेवा क्षेत्र यानी कि बीमा, व्यापार, बैंकिंग, ये सारे दुकान, सारे सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछे कि एटीएम किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो वो तृतीय में। तो ये जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। और हाँ, बेरोजगारी भी पढ़ के जाएँ बच्चों, रोजगार का ना होना, बेरोजगार। तो इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, अल्प बेरोजगारी और एक मौसमी बेरोजगारी, ये भी पढ़ के चले जाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या है आपको पढ़ना है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रक। ये जरूर पढ़ गया। ये क्या है पूरे चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसे जरूर पढ़ के जाए। और एक टॉपिक हमसे छूट गया इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ लेना है कि बाजार क्रिया, गैर बाजार क्रिया। क्या पढ़ लेंगे आप, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया, इसको जरूर पढ़ के जाएँ। यानी कि बाजार क्रिया और क्या है, गैर बाजार क्रिया। चाहे आपको ऐसे मिल जाए बाजार क्रिया या गैर बाजार क्रिया या आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया, थी इसे जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनेगा। संगठित और असंगठित को जरूर एकदम मत छोड़ना। संगठित का मतलब होता है कि जो सरकार के नियंत्रण में हो, असंगठित जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जब दोनों के बारे में पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। मैंने सैम्पल पेपर में जरूर बता रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा एक छोटा सा यानी कि रॉकेट वीडियो आपको पसंद आया होगा। यानी हमने कोशिश यहाँ तक किया कि आपको कुछ ऐसा मैटर दे दें कि आप उनको पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। आप परेशान मत होना प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको बस लग रहा है कि आपकी तैयारी कुछ नहीं है, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ तैयारी नहीं है, हम पेपर में क्या पढ़ के आएंगे। आप अच्छा करके आओगे, यकीन नहीं मानोगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और आपके कल के पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर अच्छा होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमने गेस किया था, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। कुछ बच्चे हमको कल बोलेंगे सर आपने कहा लेकिन नहीं आए, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप यकीन सही से पूरी ईमानदारी से पढ़ के आओगे तो पेपर आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आपके 27 आ रहे हैं। सोर्स बेस यानी कि पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, आप उनमें से क्वेश्चन ढूंढ के कर लोगे। मैप के क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, अगर मैंने जो बताया आपने कर लिया तो 5 नंबर मैप के आ जाएंगे, ठीक है। इतना सब कुछ मैंने आपके लिए किया है। समय नहीं मिल पाया प्यारे बच्चों कि हम आप वीडियो पहले बना सके, लेकिन फिर भी मैंने समय रहते हुए बना दिया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, हमारी कोशिश सफल रही या नहीं रही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल के पेपर के लिए फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक।